अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम जो है एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। जनरेशन कैसे कहते हैं कि दौर हो गए। जैसे कंप्यूटर के अंदर आजकल के जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, इधर से इधर तक पहुंचने में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था 1940 के अंदर, 40 के अंदर, उधर से लेकर आज तक जो ये तमाम दौर है या अरसा है, एरा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 जनरेशन के अंदर। तो किसके लिहाज से कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जिस जनरेशन के अंदर, तो उसके लिहाज से हमने इसे डिवाइड कर दिया जी 5 जनरेशन के अंदर। तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका ड्यूरेशन हमने रखा है 1940 से लेकर 1956 तक। जो पहले कंप्यूटर बनाए गए वो कौन से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम 1940 से लेकर 1956 तक। तो इसके अंदर हमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की? वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया। ये पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो उन दिनों इन्वेंट हुई थी, जिसके हम इस्तेमाल कर सकते थे कोई भी इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनाने के लिए जो बिजली को बचा सके। इसीलिए हमने इसे इस्तेमाल किया, किसी वैक्यूम ट्यूब को, किसके अंदर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि ये क्या करता था। इसकी वजूहत कौन सी थी? डिसएडवांटेज क्या था कि ये बहुत स्लो था, स्पीड कम थी, मेमोरी वाज आल्सो लो, स्लो संभाल थी, बहुत छोटी मेमोरी थी, ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकता था। और ये क्या करता था जी, इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा था, बहुत महंगा भी था, क्योंकि साइज जब किसी चीज़ का बड़ा हो भी मेटल की, वो उसका प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाता है, और अनरिलायबल भी था। अब जो ये फास्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, ये जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी को भी कंज्यूम करते थे और बहुत ज़्यादा हीट भी खारिज करते थे। अब इतनी एक कमरे की बड़ी मशीन हो तो वो जब उसे हम चलाएं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लेगी और हीट भी खारिज करेगी। ठीक है। तो इनपुट जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते थे फास्ट जनरेशन के अंदर वो हैं जी पंच कार्ड वगैरह हम इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? इनपुट डिवाइस के लिए। किस कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड इस्तेमाल करते थे। और हमें आउटपुट किसके ऊपर मिलती थी? आउटपुट हमें प्रिंटेड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक टाइपराइटर से हमें आउटपुट मिलती थी। ठीक है। तो ये जो जिस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो जस्ट क्या, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। जैसे बाइनरी लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं? 0 1 0 1 की फॉर्म के जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज को क्या कर सकता है? अंडरस्टैंड कर सकता है। जो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो फास्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। उनमें से चंद एक यहाँ पे दी गई हैं। कौन सी है? एनीवेक, यूनिवेक वन और मार्क वन। ठीक। तो ये क्या एग्जांपल्स हैं किसकी? फास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ओके। आज नेक्स्ट स्टार्ट करें दी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ दिस कंप्यूटर जो है वो 1956 से स्टार्ट हुई और कब तक गई? 1963 तक। ठीक। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये क्यों, किस में जो कंप्यूटर थे इसके अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी को हमने क्या क्या इस्तेमाल किया? वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया। 1947 के अंदर, 1947 के अंदर तीन साइंटिस्ट थे, बेल लेबोरेटरी के अंदर काम करते थे, जिनका नाम था विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन, वल्टर बार्डीन। इन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट किया। क्या था? ट्रांजिस्टर डिवाइस। जो हम किसकी जगह पे ऊपर इस्तेमाल कर सकते थे? वैक्यूम ट्यूब की जगह के ऊपर हमने इस्तेमाल कर सकते, उसे रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया। किसके अंदर? सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ये दोनों ये एक ही काम को परफॉर्म करते थे। और ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने की वजूहत ये है कि ये क्या करता था? इसका साइज बहुत छोटा था और इसकी स्पीड ज़्यादा थी। इस वजह से हमने क्या, ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया। जब हमने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया तो कंप्यूटर के अंदर जो एडवांटेजेस आई वो ये हैं कि इसकी क्या होगी? स्पीड जो है वो बढ़ गई बनस्पत किसके? फास्ट जनरेशन कंप्यूटर के। और इसकी मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो गई। कंप्यूटर बिकेम मोर रिलायबल एंड चीपर, सस्ते भी हो गए, रिलायबल भी हो गए सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये आउटपुट किसके अंदर, इनपुट किसके अंदर लेते थे? ये अभी भी पंच कार्ड रीडर जो है वो इस्तेमाल होता था किसके लिए? इनपुट देने के लिए। वो पंच कार्ड के जरिए से हम देते थे इनपुट, और पंच कार्ड रीडर जो है वो इनपुट को रीड करता था। और मैग्नेटिक टेप भी इस्तेमाल करते थे और मैग्नेटिक डिस्क भी हम इस्तेमाल करते थे। और हमें जो आउटपुट मिलते थे वो किसके ऊपर मिलती थी जी? वो हमें प्रिंटर के ऊपर मिलती थी। ठीक है।
अब जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के थे, तो ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर हम इनसे कम्युनिकेट कर सकते थे, वो हम जी असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम इन कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। और चंद एक हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए लैंग्वेजेस हैं, जैसे फोर्टान हो गई, कोबोल हो गई, तो ये लैंग्वेजेस भी इन जनरेशन के अंदर क्या की गई, इंट्रोड्यूस कराई गई पहली मरतबा। तो सेकंड जनरेशन के अंदर क्या हो गया, आपका कंप्यूटर जो है वो तेज़ चलने लगा बारिश के फास्ट जनरेशन कंप्यूटर से, चीपर भी हो गया, सस्ता भी हो गया, ज़्यादा स्टोरेज भी देता था, ठीक है, एनर्जी भी कम यूज़ करता था, सस्ता भी हो गया था, साइज भी बहुत छोटा हो गया था बानिस्बत फास्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये है क्या एडवांटेजेस इसके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि अभी भी क्या करता था, हीट खारिज करता था, अभी भी पंच कार्ड इस्तेमाल होता था इनपुट के लिए, ठीक। अभी भी क्या होता था, असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह इस्तेमाल ना कि दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस वगैरह, जैसे कि पाइथन वगैरह आज की हम इस्तेमाल करें, ठीक। तो ये जानते क्या थी इसकी डिसएडवांटेज। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, वो हैं जी यूनिवेक 2, IBM 7030 और IBM जो की सीरीज है जो 7780 और 7090, ये क्या है इसकी एग्जांपल है किसकी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है जी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बन गया, उसके बाद जो थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई 1963 से लेकर 1971 तक इसका ड्यूरेशन है। इसके अंदर क्या हुआ, एक न्यू टेक्नोलॉजी को, एक न्यू डिवाइस को इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे 1960s के अंदर इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया, किसे, इंटीग्रेटेड सर्किट को। ये एक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये क्या, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, IC चिप्स हैं, दो नज़र आ रही होंगी आपको, ठीक। तो ये जो है इनको इस्तेमाल किया गया किसकी जगह के ऊपर, ट्रांजिस्टर की जगह, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके। क्यों, क्योंकि ये काम परफॉर्म करते थे किसका, ट्रांजिस्टर का। और इनके अंदर मीन्स के थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर फिट्स है, लेकिन ये साइज इनका क्या था, बहुत छोटा था। तो ये मीन्स की थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके हमने किसकी, इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर लिया, एक सिंगल IC चिप्स वगैरह, एक या दो IC चिप्स हमने यूज़ कर ली। इसकी वजह से क्या हो गया, जब इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद ये IC चिप्स लगाई गई, तो उसका साइज जो कंप्यूटर का था वो बहुत छोटा हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, कंप्रेस हो गया साइज। और क्या हो गया, जब उसका साइज छोटा हो गया तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी की कैपेसिटी यूज़ करने की, वो भी क्या हो गई, कम हो गई, स्मॉलर भी हो गया, वो सस्ता भी हो गया और मोर रिलायबल हो गया देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से, ठीक है। अभी स्टोरेज भी इसकी इंक्रीज हो गई। इसके अंदर और एडवांसमेंट ये आई कि हमने इसके अंदर इनपुट करने के लिए कीबोर्ड वगैरह को यूज़ करना शुरू कर दिया, माउसेस को यूज़ करना शुरू कर दिया, और आउटपुट हमें प्रिंटर के ऊपर भी मिलती थी और मॉनिटर के ऊपर भी मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मॉनिटर भी हमने इसके साथ अटैच कर दिया ताकि हमें आउटपुट मॉनिटर के अंदर भी मिले, मीटर के ऊपर भी मिले। दीज कंप्यूटर कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ये जो कंप्यूटर थे ये क्या करते थे, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम भी रन कर सकते थे एक ही वक्त के अंदर, कि आप इसे जनरल तौर के ऊपर भी यूज़ कर सकते थे। मैं ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर, जो पहले वाले कंप्यूटर थे वो उनकी जो काम करने की सलाहियत थी वो मखसूस थी, वो चंद एक काम मखसूस में के ऑफिस वगैरह के अंदर काम आप खुद से ले सकते थे, ना कि जनरल पर्पस के लिए आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये जो था ये क्या, जनरल पर्पस के लिए आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। हर जगह के ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, किसे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं IBM सिस्टम कौन सा, 360 और कौन सा सिस्टम 3, किसकी एग्जांपल्स हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है जी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या आ जाता है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की ड्यूरेशन है जी 1971 से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक, ठीक। क्या फोर्थ जनरेशन के अंदर इंक्लूड होता है। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये एक इंटेल कंपनी का बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा, कोर i7 इसका नाम है। जो ये क्या है, छोटी सी चिप जिसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर, लाखों IC चिप्स वगैरह क्या इंक्लूड है, ठीक। तो क्या हो गया, तो ये एक उस डिवाइस की वजह से हमने क्या किया, एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था माइक्रो कंप्यूटर। तो इस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से हमने क्या बनाया, माइक्रो कंप्यूटर बनाया, ठीक है। तो जब हमने ये माइक्रो कंप्यूटर बना लिया तो ये कंप्यूटर क्या था, बहुत ज़्यादा फास्ट था एंड हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी जो है
बहुत ज़्यादा थी स्टोर करने की, एंड हैव यूज़ किया एडवांस्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, और ये बोर्ड क्या एडवांस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकता था। ठीक ठीक है। और क्या करता था जी, ये मीन्स कि कौन से एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइस आप इस्तेमाल करते थे वगैरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है। टच पैड वगैरह हो गए, मीन्स ये बहुत सारी जो एडवांस आजकल की आप यूज़ करते हो। तो ये जो है टेक्नोलॉजीज़ को हमने इस्तेमाल करना, ये डिवाइस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, किसके लिए, इनपुट करने के लिए या आउटपुट करने के लिए, किसके अंदर, कंप्यूटर के, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर जो था ये बहुत स्मॉल था इन साइज के अंदर, वेरी रिलायबल था, कंज्यूम लेस पावर ये करता था, इसके अंदर 1.5 GB से चलाने के लिए कम इस्तेमाल होते थे, और अफोर्डेबल क्या था, ये अफोर्डेबल भी था, ठीक है। हर मीन के नॉर्मल पर्सन जो है वो इसे आसानी से खरीद सकता था। अब आज हर किसी के घर के अंदर ये मौजूद है, क्या, माइक्रो कंप्यूटर जो है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज इन अ माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये एम एस ऑफिस वगैरह हो गए, और दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं आगे, वो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और यहाँ पे जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था ये कौन सा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ठीक है। GUI वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर आपको आइकॉन्स वगैरह नजर आते हैं, पिक्चर्स वगैरह नजर आते हैं, जैसे विंडोज़ का हो गया, ठीक। तो ये वाले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस्तेमाल किया इसके अंदर 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। और दीज कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर दैट कंबाइन टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड एंड वीडियोस की भी, इसके अंदर आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी आपने इस्तेमाल कर दिया हो, क्या करते थे, टेक्स्ट वगैरह भी को भी यूज़ करके कंबाइन कर देते थे, इमेजेस वगैरह को, वीडियोस वगैरह आप चलाते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, ठीक है, पावर पॉइंट यूज़ करते हो। तो ये क्या हो गया मीन्स कि ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, किसके अंदर, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी, जो ये कंप्यूटर सपोर्ट करता था, जिन किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, जिसके अंदर व्यूअर बेसिक हो गई, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गई, ठीक। तो ये क्या बहुत पावरफुल लैंग्वेजेस हैं किसकी, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की, ठीक। तो आप इसकी वजह से बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बना रहे हैं, बनाए हैं, जो क्या हम इन कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ द पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। आप इनके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो वायरलेस हैं, पोर्टेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज डिवाइस है पोर्टेबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप इनपुट डिवाइसेस वगैरह हो गए, जैसे अभी वायरलेस माउस आ गया, आप ये भी यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर। आउट वैसे वायरलेस आप प्रिंटर है, उसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, इससे किसी चीज़ को प्रिंट कर सकते हो, ठीक। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपके पास ये आ गया USB वगैरह, आप एक जगह से दूसरी जगह से आप लेके चले जा सकते हो, वहाँ पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, डेटा वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर है जी, डुअल कोर है, कोर 2 है, कोर i3, कोर i5, कोर i7, एप्पल का कंपनी की ने और बनाया है, उसका नाम है मैक प्रो बुक, ठीक है। मैकबुक प्रो है, और क्या, मैकबुक एयर है, ये क्या इसकी एग्जांपल है किसकी, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद है जी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो है प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक, अभी से लेकर आने वाले तक, फ्यूचर के अंदर भी हम क्या इन 5th जनरेशन का भी रीड करेंगे, मीन की कंसीडर की जाएगी, 5th जनरेशन के अंदर जो है कंसीडर किया जाएगा। 5th जनरेशन के अंदर हमने एक न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद मेकिंग द कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमंस। कि हम ये किसी एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जिसके अंदर हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह बिहेव कर सके, ठीक। और ये क्या करता है, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट, सॉरी क्या करता है, लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस डिवाइसेस को यूज़ कर सकता है। अब इसके अंदर 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर 5th जनरेशन कंप्यूटर कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती है और कंप्यूटेशन करती है किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह को। इन 5th जनरेशन कंप्यूटर AI विल मिनिमाइज द नीड टू राइट द प्रोग्राम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया किसी भी प्रोग्राम्स को ज़्यादा लिखने, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखना होता, आप एक ऐसा प्रोग्राम मीन्स के जामे प्रोग्राम लिखते हो जो क्या करता है, खुद ही अपने आप को डेवलप करता रहता है साथ साथ। जैसे एक बच्चा नहीं होता, वो खुद को क्या करता रहता है, जब पैदा होता है तो वो खुद से सीखता रहता है कि किसी चीज़ को क्या कैसे परफॉर्म करना है, वो सीखते सीखते बच्चों इधर अपने माहौल से सीखता है। बिल्कुल वैसे ही ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, अपने माहौल से सीखेगा और खुद को डेवलप करता रहेगा। ये नहीं है कि हमें ये इतनी बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़े जो खुद से काम करे, बल्कि ये ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो खुद को डेवलप करता रहे वक्त के साथ साथ। जो भी उसे कोई नई चीज़ मिलती है वो उससे क्या करे, ऑब्जर्व करने के बाद अपने अंदर स्टोर कर ले ताकि वो लेटरली उसे यूज़ कर सके, ठीक है, खुद से। अब दिस कंप्यूटर विल शो,
allow user to give command in any natural language such as English। अब ये जो कंप्यूटर हैं आजकल के हम इस्तेमाल करते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं, ये क्या है, ये अलाउ करते हैं यूज़र को कि यूज़र इसे अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर क्या करे, कमांड वगैरह दे और वो उसे परफॉर्म करके दें। मीन इंग्लिश के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप क्या करो, इंग्लिश के अंदर कोई भी उसे काम करोगे, काम का कहोगे तो वो क्या कर देगा, वो आपको काम परफॉर्म करके दे देगा, जैसे रोबोट्स वगैरह हो, ठीक। ये आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है कि रोबोट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं जो क्या आपके अहकामात के ऊपर काम वगैरह करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स के अंदर क्या है जी, इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हैं रोबोट्स हैं और एक्सपर्ट सिस्टम वगैरह हैं दूसरे। ये क्या है जी, 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। तो आज हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है, 5 इसकी जनरेशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं, ठीक। अल्लाह हाफिज़।